हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद करण। आज हम करेंगे सॉल्यूशंस की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली, इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे वर्ड ओनली का, ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, वैसी प्रॉपर्टीज जो खाली ये डिपेंड करती है कि आपने किसी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट डाला है, हाउ मच सोल्यूट। ये कभी डिपेंड नहीं करेगा कि आपने क्या डाला है, किस नेचर का है, किस आइडेंटिटी का है, कैसा दिखता है, क्या है, वो कुछ नहीं। आपने कितना डाला है क्वांटिटी पे, उस पे डिपेंड करता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट, नॉट ऑन द क्वालिटी। राइट, ठीक है। हमारे पास चार कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हमें स्टडी करना होता है। पहली होती है बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं RLVP। क्या बोलते हैं? RLVP। दूसरी होती है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरी होती है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का गिर जाना, जिसको हम डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथी होती है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहली, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब एक चीज ध्यान देना, हमारे पास अगर एक कोई सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है ना, इसका मैं वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर मैं T लेके चल रहा हूं, तो इस टेम्परेचर पे जो हमारा वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट का, उसको मैं क्या बोल रहा हूं? P0 बोल रहा हूं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया जो कि कैसा है? नॉन वॉलेटाइल। कैसा है? नॉन वॉलेटाइल। तो हमारे पास क्या होगा, सरफेस पे कुछ एरिया ये ऑक्यूपाई कर लेगा। तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा उसको मैं PS से रिप्रेजेंट करता हूं। और अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने बोला था कि P0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन PS, या फिर PS जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट से हमेशा क्या आएगा? कम आएगा। क्लियर? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारा प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम आया करेगा। ठीक है, तो जो हमारा लोअरिंग हुई, लोअरिंग क्या हुई? वेपर प्रेशर, उसको हम बोलेंगे P0 माइनस PS। राइट। अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या होता है कि किसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वो क्या हो जाएगा? P0 माइनस PS। हम इनिशियल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो दैट विल बी अपॉन P0। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का जो रिलेशन था वो RLVP के लिए था, दैट वाज P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि A में लेके चल रहा हूँ सॉल्वेंट के लिए और B में लेके चल रहा हूँ सोल्यूट के लिए। क्लियर है? मैं A लेके चल रहा हूँ सॉल्वेंट को और B लेके चल रहा हूँ सोल्यूट को। तो हमारे पास जो काम का फॉर्मूला आया, वो काम का फॉर्मूला क्या आ गया? ये आ गया P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही मोल फ्रैक्शन निकालना सिखाया था। अगर मेरे पास दो कंपोनेंट है A एंड B, तो XB क्या हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस NB। क्लियर है ये बात? समझ में आई बात? एकदम बढ़िया। मैं एक बात और यहाँ पे बता दूं कि मैं ऐसे सोल्यूट लेके चल रहा हूँ, मैं जो सोल्यूट लेके चल रहा हूँ वो दोज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अगर आप उनको पानी में डालोगे तो ना तो वो डिसोसिएट होने वाले हैं, ठीक है, और ना तो वो एसोसिएट होने वाले हैं। ना वो डिसोसिएट होंगे, ना वो टूटेंगे, ना वो जुड़ेंगे। मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेके चल रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास शुगर, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? ग्लूकोज आ जाता है, सुक्रोज आ जाता है, और हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यूरिया।
तो ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया ये कभी भी पानी में कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं करते हैं, हम ऐसे ही लेके चल रहे हैं। अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एलिवेशन से आपको मतलब क्या लग रहा है कि इंक्रीज, मतलब जो इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके बाद जो हमारा फाइनल बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो ज़्यादा होगा, करेक्ट। अच्छा, अगर अब हमारे पास वही कंडीशन है कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने क्या ले रखा है, प्योर सॉल्वेंट ले रखा है, ठीक है। इसका मैं बॉइलिंग पॉइंट लेके चल रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट है ये, ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है, इसको मैं T0 मान के चलता हूँ, करेक्ट। मैंने क्या किया, इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करा, क्या ऐड करा, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। मैंने आपको एक लेक्चर में सिखाया था कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब अगर आप कभी भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे किसी सॉल्वेंट में तो आपके सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा दैट विल बी, मैं अगर सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करूं तो दैट विल बी TB। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इज TB, तो दैट विल बी ग्रेटर देन T0। इसका रीज़न हम तब देखेंगे जब हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अभी रिवीजन सीरीज चल रही है तो इतना आपके लिए काफ़ी है कि वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट, और अगर आपका वेपर प्रेशर घट चुका है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर गया होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, TB, जो कि क्या है बेटा, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। अच्छा, अब आपसे मैं पूछूं अगर इंक्रीज क्या आया है, और इंक्रीज को ही अंग्रेजी में दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। एलिवेशन क्या आया है बेटा, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट में, बिल्कुल सही। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा TB, विच विल बी TB माइनस T0, ठीक है। अगर हमारे पास अब हमें फॉर्मूला निकालना हो तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस T0 इज इक्वल टू KB इंटू M। अब आप बोलोगे कि इतने भारी भारी टर्म्स क्या क्या हैं। TB क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। T0 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। KB क्या है, दिस इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। या फिर मैं अगर इसका एक और नाम बताऊं आपको, इसका एक और नाम बताऊं, दैट इज एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। M क्या है आपका, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट। मैं यहाँ पे फिर से M भी लिख देता हूँ, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट, दैट विल बी वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, अगर आप इसको ऊपर नीचे ग्राम में लेके चल रहे हो, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत हॉट क्वेश्चन है 1 मार्कर का, कि व्हाट आर यूनिट्स ऑफ KB, ठीक है। यूनिट्स ऑफ KB क्या होती है, यहां से आप निकाल सकते हो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। अगर आप KB को यहाँ पे फॉर्मूला सब्जेक्ट बनाओ तो क्या आ जाएगा, डेल्टा TB बाई M, राइट। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, केल्विन kg मोल इनवर्स। तो यूनिट ऑफ KB क्या आ गया, केल्विन kg मोल इनवर्स, क्लियर। अगला अगला हमारा आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे हमको एक चीज़ पता चली कि अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा सॉल्यूशन का, क्लियर। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वही चीज़ है, अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट T0 था और अगर मैं सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF बोल रहा हूँ तो डिप्रेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि TF जो आया है दैट विल बी लेस देन T0, ठीक है, दैट विल बी लेस देन T0। तो अगर मैं डिप्रेशन की बात करूँ तो डिप्रेशन कितना आया होगा, डिप्रेशन आया होगा हमारे पास T0 माइनस TF। हमें पॉजिटिव वैल्यू लेके ही चलना है, T0 माइनस TF, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, डेल्टा TF।
और आपके पास जो फॉर्मूला आता है वो आ जाता है के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, वॉट इज योर के एफ? के एफ होता है हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? के बी क्या था? एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। के एफ क्या होता है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है? या फिर और क्या बोल सकते हैं? मोलल मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। थोड़ा सा गला बैठा है, माफ करिएगा, आप लोगों के लिए मेहनत कंटिन्यूसली जारी है। ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात? अच्छा, यूनिट ऑफ के एफ क्या है? हम टेम्परेचर किस में लेके चलते हैं? केल्विन में लेके चलते हैं। दिस इज मोल पर केजी। तो यूनिट फिर से वही आ जाएगी, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो पेपर में अगर आपसे पूछे कि टीएफ और टीबी की यूनिट में क्या कुछ अंतर है, तो नहीं अंतर है। टीएफ की यूनिट वही है जो टीबी की यूनिट होती है, सॉरी केएफ की यूनिट वही है जो केबी की यूनिट होती है। आई एम सो सॉरी, जो केएफ की यूनिट है, सो काट दो एक बार। हाँ, जो केएफ की यूनिट है वही केबी की यूनिट होती है। क्लियर है? अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अब जो केएफ और केबी है, they are defined only for solvent, pure solvent, at fixed temperature. They are defined for pure solvent. No role of temperature as such, but they are defined for pure solvent. Correct? They are defined for pure solvent. याद रखना, ठीक है? They are defined for pure solvent. जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले लूँ तो वाटर के लिए होता है, बेंजीन के लिए होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। हमारी जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, पहली चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं इसको एक अलग से एक सेपरेट वीडियो भी डालने वाला हूँ इसी वीडियो के जस्ट बाद। ठीक है, क्योंकि इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं अगर फॉर्मूले वाइज अभी खाली बताऊँ तो हम लोग एक इक्वेशन पढ़ा करते थे क्लास 11th में, दैट इज़ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास गैस में लगती थी। अब इसी को देख के यहाँ पे लगा दो, ये मत समझना कि इसके लिए एप्लीकेबल है। मैं आपको खाली तरीका बता रहा हूँ एग्जाम में सही करने का। रिवीजन सीरीज में हम जल्दी जल्दी करने में, शॉर्ट में करने में बिलीव रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है फॉर्मूला क्या होता है? पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्योंकि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को किस में रिप्रेजेंट करते, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला आया हमारे पास। मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं पाई को सब्जेक्ट बना दूं फॉर्मूला का। ठीक है, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? एन बाई वी इंटू आर टी। ठीक है, अब अगर मैं वॉल्यूम को लीटर में मानूं वॉल्यूम को लीटर में मान के चलूं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? मोलैरिटी बन चुका है फॉर्मूला। तो इसको हम इसीलिए रिप्रेजेंट करते हैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी, where C is the concentration of the solution. ठीक है, बेसिकली मोलैरिटी होती है ये। अच्छा, अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि आपको कौन सी वैल्यू कहाँ कैसे रखनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो फिजिकल केमिस्ट्री में प्ले करता है वो है यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हमारे पास आर क्या है? आर, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि इसकी आपको कौन सी वैल्यू रखनी होती है। ये होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, उसके बाद 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, समझ में आ रही है बात?
0.08314 0.08314 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब मेरी बात एक चीज जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास जूल आया है, व्हाट इज जूल? जूल होता है हमारे पास पास्कल इंटू मीटर क्यूब। तो जो हमारा पहला वाला फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपको पाई चाहिए, अगर वो आपको पास्कल में पूछा गया है तो आप फर्स्ट वाला यूज़ करोगे। अगर आपको बार में पूछा गया है आप थर्ड वाला यूनिट यूज़ करोगे। अगर आपको एटीएम की कैलकुलेशंस है तो आप सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला, ये थर्ड वाला फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है? पास्कल में यूज़ करना है। जैसे 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 हमारी वॉल्यूम और प्रेशर का होगा उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है और याद रखना 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल और 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। या फिर 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325, यहाँ पे क्या लगा दोगे? बार लगा दोगे, तो ये आपका ये आंसर आ चुका होगा। या फिर 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 760। ठीक है, ये हमारी पूरी कहानी हो चुकी है। अब मैं एक बात बता देता हूँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, मतलब जो पूछा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। क्या है अगला टॉपिक हमारा? रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो मैं ऑस्मोसिस को एक और वीडियो, सेपरेट वीडियो में डालने वाला हूँ, तो उसकी तो बिल्कुल चिंता मत करना, वो एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ क्या होता है, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। दैट इज़ यूज्ड फॉर डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है अच्छा अगली वीडियो होगी एक हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर की। उसको मैं रिवीजन सीरीज में नहीं, उसको मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने में लगाऊंगा आपको। ठीक है, अगली वीडियो जो हमारी होगी ऑस्मोटिक प्रेशर की होगी, फिर होगी हमारी वैन हॉफ फैक्टर की। देखो ये पोर्शन सीबीएसई में इस बार नहीं है, इस बार नहीं है। कोई जेई के लिए पढ़ना चाहे तो वो आ जाना, वरना आईएससी के सिलेबस में अभी भी ये है, रिड्यूस नहीं हुआ, आईएससी में है। तो आईएससी वालों को डेफिनेटली ये वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं सीधे आपका कराने वाला हूँ, आपका सॉल्यूशन इसके बाद ओवर हो जाएगा। मैं फिर स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक, हेलो एल्केन्स एंड हेलो, क्योंकि मेन कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आपको यही आनी है, तो मैं बोर्ड तक आपके ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा। कोई क्वेरी हो, कमेंट हो, सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री विद करण।